नमस्कार, मैं मनीष चौधरी अपने सहयोगी राजकिशोर पांडे के साथ सिंगरौली विस्थापन के मुद्दे पर एक अंतराल के बाद आपसे बात करने के लिए उपस्थित हूं। आज हमारे साथ भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र गोयल जी हैं, जो सिंगरौली विस्थापन मंच में एक तकनीकी सदस्य के तौर पर भी लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। इनसे जानेंगे विस्थापन की बात, विस्थापन के मुद्दा और अभी तक कार्यवाही कहाँ तक बढ़ी है। वीरेंद्र जी नमस्कार। 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 आज विस्थापन के बारे में 9 फरवरी से लग गया, ये तमाम सारी चीज़ें होती चली गई। ये यहाँ की जनता को सबको मालूम है। हमें आप वो बताइए जो जनता आप जानना चाहती है। जैसे सेक्शन 11 लगा है, क्या इसमें प्रावधान होते हैं, आगे कौन कौन से सेक्शन लगेंगे, क्या क्या तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, अभी जो एक एनसीएल का पत्र जारी हुआ था उसमें क्या क्या मुद्दे थे, कौन विस्थापित है, कौन प्रभावित है, उसको लेकर के यहाँ के लोगों की क्या बातें आपके पास सामने आ रही हैं। इन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। बताइए विस्तार से। देखिए, आपके मल्टीपल क्वेश्चंस में मेरा यह मानना है कि धारा 9 लगने के बाद जो धारा 11 लगी, और इस धारा 11 लगने के पूर्व में जो सिंगरौली विस्थापन मंच के द्वारा जहाँ तक आपके आश्रित लोगों को क्या मिलेगा, विस्थापित किसको माना जाएगा, प्रभावित क्या माना जाएगा, ऐसे लगभग 25 बिंदुओं पर हम सबों ने एनसीएल से जानकारी मांगी थी। अब उसमें जैसे कोई भी विस्थापित तो उस व्यक्ति को मानने के लिए एनसीएल ने अपनी मंशा व्यक्त किया है कि जो धारा 4 की 3 वर्ष पूर्व से यहाँ पर कोई भी सरकारी खसरे में निवासरत हो या किसी जगह पर कोई भी अगर किसी के भूमि पर मकान बनाया हुआ हो तो वह एक विस्थापित की कैटेगरी में माना जाएगा। जहाँ तक विस्थापित व्यक्ति को एक सुव्यवस्थित आवास या एक बसाहट की बात है, वह अभी एनसीएल प्रबंधन ने क्लियर नहीं किया है। और अगर जहाँ तक अपने जमीन का मूल्यांकन की बात हो तो ऐसा एनसीएल ने अभी तक जो बातें रखी है कि वार्ड नंबर 7 को छोड़कर 7 और 1 को छोड़ा है, जिसमें 1 में हमारा बहुत ही आंशिक कम भाग है। इसको छोड़ करके हमारा जितने दर मिलेंगे जिस भी व्यक्ति को, वह मुख्य मार्ग पर रहने वाले व्यक्ति को 8800 रुपये का रेट तय किया है और जो मुख्य मार्ग से हट करके होगा उसका 7600 रुपये रेट तय किया और 4100 या 4200 रुपये लगभग 7 नंबर वार्ड के रहवासियों के लिए किया। सिंगरौली विस्थापन मंच का यह प्रयास है कि हम सब लोग सबको एक समरूपता का रेट दिला सकें। वह 7 नंबर का ही व्यक्ति क्यों न हो, तो 7 नंबर के व्यक्ति को भी इस लाभ से वंचित न रखा जाए। जहाँ तक आप विस्थापित प्रभावितों की बात कर रहे हैं, तो जो भी प्रभावित व्यक्ति होगा, जैसे वह किराएदार हो या रेहड़ी पटरी पे काम करने वाला व्यक्ति हो, उसको 25,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक का इनके यहाँ देने का प्रावधान है। सिंगरौली विस्थापन मंच ने इसको कम से कम 2.5 लाख रुपए की राशि के लिए, जिस पर कि हमारी मीटिंग लगातार चल रही है, इधर के कुछ दिनों से इस मीटिंग में जरा सा व्यवधान आने की वजह से अभी तक वो बातें जो स्पष्ट होनी थी वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। जहाँ तक वन टाइम सेटलमेंट की बात लोग करते हैं, तो वन टाइम सेटलमेंट में भी दोनों मंचों ने 25 लाख रुपए की राशि की डिमांड की थी और यह बताया गया है कि यहाँ पर अगर उस भूस्वामी की कैटेगरी को देखा जाए तो लगभग 10,000 से ज़्यादा व्यक्ति भूस्वामी नहीं होंगे। तो अगर उसको मल्टीप्लाइड करके देखा जाए तो अगर कोई आर.एन.आर की बसाहट नहीं प्राप्त होती है तो वह राशि हम सबों की जो मांग है वह जायज़ है। इसके लिए यहाँ के सीएमडी साहब से अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले इसके लिए बहुत देर तक बैठक भी हुई थी। काफ़ी बिंदुओं पर सीएमडी साहब ने मनन चिंतन भी किया था और यह आश्वासन दिया था कि इस पर हम लोग कुछ न कुछ इस दिशा में भी विचार करते हैं। ऐसा अभी तक की जो प्रोग्रेस है, सिंगरौली विस्थापन मंच लगा हुआ है कि
किस तरह से हम अपने विस्थापितों को उचित लाभ दिला सकते। चलिए, सिंगरौली विस्थापन मंच लगा हुआ है। ये मंच आपका क्या है, एक एनजीओ है, रजिस्टर्ड फंड, क्या है, क्या है? सिंगरौली विस्थापन मंच का हम सबों ने सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई किया था। अब यह मुझे जानकारी नहीं कि वो सोसाइटी एक्ट का रजिस्ट्रेशन हम सबों को प्राप्त हुआ, अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि हमारी जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन की कॉपी जा चुकी है, तो वो प्रक्रिया मतलब उसमें जो भी अंडर प्रोसेस है। प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। ये बताइए कि जो भी लोग यहाँ पे विस्थापित होंगे या प्रभावित होंगे, उनके लिए ये मंच शुरू से ही अग्रसर रहा है, ये लोग जान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। तो क्या इतनी बड़ी आबादी को विस्थापन के दौरान अगर कभी लाभ नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपका मंच आगे लड़ाई लड़ेगा? सिंगरौली विस्थापन मंच का गठन जब से हुआ है, तो इसके लिए विभिन्न बिंदुओं पर हम सबों की लड़ाई जारी है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर जब एनसीएल प्रबंधन अपनी तानाशाही पर उतरेगा, तो उसमें जो भी हम सबों को आवश्यकता, कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, हम जनता को साथ में लेकर के उसमें कड़े से कड़े कदम भी उठाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक नापी का विषय है, वो नापी प्रारंभ हुई है और उन सबों के प्रोफार्मा में भी यह लिखा हुआ है कि इसका कोई मुआवजे से लेना देना नहीं है, तो लोग नापी करा रहे हैं। और जो अगर रेट, अनुचित रेट हम सबों को मिलेगा, तो निश्चित ही हम सब लोग उसको एक आंदोलन के स्वरूप में कन्वर्ट करेंगे। एनसीएल अगर अपनी तानाशाही पे उतरेगा, तो आप लोग जनता के साथ इसका विरोध करेंगे। तो वार्ड क्रमांक 10 के मुहाने पे जो लोग बसे हैं, जिन्हें टापू बना के जिनके घरों को छोड़ दिया गया है, तो क्या वो आपके बीच के नहीं है जिनके लिए आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, वार्ड क्रमांक 10 के लिए आज से करीब 1 वर्ष पहले भी जब वो विषय आया था, तो हम सबों ने कहा था कि आप इसकी प्रतिलिपि हम सबों को दे दें, ताकि हम लोग बात करने लायक रहें। लेकिन बीच में अभी हमारी एक मीटिंग भी चल रही थी, जिसमें कुछ वार्ड नंबर 10 के बात के आधार पर वहाँ पर एक माहौल जो है तनावग्रस्त हुआ था। लेकिन आज तक सिंगरौली विस्थापन मंच के पास में उसकी कोई प्रतिलिपि उस वहाँ के रहवासी व्यक्तियों के द्वारा नहीं प्राप्त हुई है। फिर भी यह प्रयास है, फिर भी चर्चा में हमेशा रहता है कि ऐसे व्यक्तियों को, चूंकि वहाँ पर जिस तरह से टापू में बसे हुए हैं और कोई भी घटनाक्रम घट सकता है, तो इस पर कलेक्टर साहब से भी, माननीय कलेक्टर साहब से और माननीय सीएमडी साहब से भी बात चर्चा हुई है। और यह प्रयास है कि उन सबों को कोई न कोई उचित लाभ मिल जाए, ताकि वो लोग जिस तरह से बसे हुए हैं, वो बसाहट वहाँ से हट करके कहीं पर कर सकें। धारा 11 अभी पीछे लगा दी गई, क्या इसका प्रावधान रहता है, क्या प्रक्रियाएं रहती हैं, इसमें क्या क्या वो चीज़ें निकल के सामने आती हैं? इसके बाद जो धाराएं लगेंगी, वो उसका क्या अंतराल होगा और उसमें आगे क्या क्या होगा, उस पर विस्तार से थोड़ा बताइए। मेरा मानना है कि हम 3 साल में कम से कम हमको यह प्रक्रिया में लगेगा, और इस प्रक्रिया में 3 साल में हम विस्थापन की दिशा में चले जाएंगे। चूँकि एनसीएल का यह प्रोडक्शन से रिलेटेड मैटर है, और जिस रफ्तार में लोगों ने नापी कराना शुरू करा दिया, अभी चूँकि 9 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर तरफ में ज़्यादा नापी हुई है, अभी 8 नंबर, 3 नंबर का पूरा वार्ड बचा हुआ है। तो यह प्रक्रिया जितनी जल्दी समाप्त होगी, उतनी जल्दी धाराओं, जो भी आगे की धाराएं हैं, वो लगती चली जाएंगी, और धाराएं लगती चली जाएंगी। जिस दिन हमें नोटिस प्राप्त होगी, तो वह नोटिस लेकर के हम सब लोग मुआवजा लेकर के अपने अपनी बसाहट की ओर जाएंगे। बसाहट की ओर जाएंगे, मगर बसाहट के बारे में अभी कुछ पता ही नहीं, इतना लंबा समय बीत गया, एनसीआर अपना ब्लूप्रिंट अभी तक जारी नहीं किया है कि ये कहाँ बसाएगा, क्या रूपरेखा होगी, कहाँ कितना स्कूल बनाएगा, कितना पार्क बनाएगा, कितने सामुदायिक भवन, कितने मंदिर मस्जिद, इस सब पे अभी तक एनसीएल ने अपना रुख साफ नहीं किया है। ऐसे में क्या देखते हैं, क्योंकि लोगों के बीच से ये बात उठ के आती है कि नहीं, अभी ये एनसीएल खदान के मुहाने पे बसे घरों को हटा करके धीरे धीरे खदान आगे बढ़ाता ले जाएगा, बाजार को कुछ समय के लिए रोक देगा। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार टापू बन के छूट जाएगा? इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? अगर 3 साल के अंदर मुआवजा दे देगा, तो आपको घर बनाने के लिए भी तो समय चाहिए, वो कहाँ देगा एनसीएल आपको, ये बताइए थोड़ा। देखिए, भ्रामक यह सब बातें फैलाई गई हैं, क्योंकि जो भी अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, वह पूरा ही हिस्सा लेने की बात की गई है। यह निश्चित है कि कोई भी अगर मुआवजे का सेटलमेंट एक साइड से ही वो कर पाएंगे,
ये भी चूंकि हम सब लोग विस्थापन मंच वाले जान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 नंबर 3 नंबर को टापू बना के छोड़ दिया जाएगा। इस पे लगातार बात हो रही है और संभवतः नापी की जहाँ तक बात है तो 8 नंबर 3 नंबर की भी नापी को प्रारंभ जल्द ही प्रारंभ होने जा रही है, जैसा कि अभी तक एनसीएल वालों ने बताया। लेकिन जहाँ तक यहाँ के बसाहट की बात है तो इसके लिए माननीय सांसद जी से, माननीय कोयला राज्य मंत्री जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे, हम सबों ने अभी इसके पिछले मीटिंग में भी माननीय सीएमडी साहब से भी हम सबों ने यह बात रखी थी कि यहाँ की जनता जो है ब्लूप्रिंट चाहती कि हमें बसाहट किस स्वरूप का होगा। अगर आपका बसाहट का स्थल तय नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको 330 हेक्टेयर से कम में आप यहाँ सिंगरौली की बसाहट नहीं कर सकते, यह पता है आपको। तो अगर 330 हेक्टेयर का आपका प्लान क्या होगा, इस प्लान को जारी कर दें। आपके साथ में कोई समस्या अगर बसाहट स्थल की है तो उस बसाहट स्थल को छोड़ करके यह जानकारी हो जाए कि हमें क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। मौखिक रूप से उन सबों के द्वारा इतने अच्छे विस्थापन की बात की जाती है, इतने अच्छे बसाहट की बात की जाती है कि हम सब लोग भी सुनने के बाद हमें लगता है कि वास्तव में सिंगरौली एक अच्छा न्यू सिंगरौली जो है जब स्थापित होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा तो नहीं कि सिंगरौली को सिंगापुर बनाने के तर्ज में सीएमडी साहब ने भी एक शगुफा छोड़ दिया है? सिंगापुर बनाने की तर्ज में पिछली बार कोल सेक्रेटरी जब आज से 1 साल पहले आए थे तो ही उन्होंने छेड़ दिया था कि हम ऐसा एक यहाँ का विस्थापन देंगे जो कि एक मॉडलिटी, एक हिंदुस्तान का एक मॉडल कहलाएगा। तो हम सब लोग उस आशा के नज़रों से देख रहे हैं कि किस तरह की बसाहट होती है। अब चूंकि बसाहट स्थल ही अभी तक यहाँ के स्थानीय कलेक्टर साहब के द्वारा और अपने सीएमडी साहब के द्वारा क्लियर नहीं किया गया है, तो हम सबों ने एक डिमांड किया है कि ब्लूप्रिंट हम सबों को जारी कर दिया जाए। तो ब्लूप्रिंट में हमें क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी, वो केंद्रीय विद्यालय होगा कि नहीं, वहाँ पर जो है डीएवी विद्यालय होगा कि नहीं, वहाँ पर सामुदायिक भवन होंगे कि नहीं, शादी के विवाह गृह होंगे कि नहीं, कोई ऑफिसर्स क्लब इस तरह का, मतलब कोई जैसे यहाँ पर हम लोग सुविधा लेते हैं उस तरह का कोई भवन होगा कि नहीं। विभिन्न तरह की सुविधाएं जो कि आम जनता को लगातार उसकी आवश्यकता रहती है, उन सुविधाओं युक्त अगर हमको शहर की बसाहट दे रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सिंगरौली विस्थापन मंच इस प्रयास में भी लगातार लगा हुआ है, क्योंकि इस विषय पर हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा फोकसली इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा यह प्रयास है कि जहां हेडक्वार्टर जाए या हमको जहां बसाया जा रहा है वहां पर हेडक्वार्टर आ जाए। इस पे भी तो कुछ सूचनाएं ऐसी मिली हैं, अब इसे अफवाह बोलिया जाए कि क्या बोलिया जाए। अब एनसीएल थोड़ा अपना रुख ऐसा अख्तियार कर रहा है कि जहां पर विस्थापन स्थल होगा वहीं हम अपना मुख्यालय ले जाएंगे। कुछ ऐसी चर्चाएं हैं क्या? देखिए, सुनी सुनाई बातें हैं, इसमें कोई अधिकृत रूप से सीएमडी साहब के द्वारा ऐसा मैसेज हम सबों को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम उस मौखिक बातों के आधार पर हम सीएमडी साहब से लगातार इस बात को रख रहे हैं, लेकिन सीएमडी साहब ने अभी तक कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है कि हम हेडक्वार्टर वहीं ले चलेंगे जहां पर कि आपको बसाएंगे। हम सबों का यह प्रयास है कि आप कहीं पर भी किसी भी स्थल पर बसा दीजिए, लेकिन अगर मुख्यालय जाता है तो मुख्यालय हमारे आजीविका का साधन रहा है। इस क्षेत्र के व्यवसायियों का मुख्य साधन एनसीएल मुख्यालय रहा है, क्योंकि एनसीएल के कर्मचारी कार्यरत रहे हैं और वो हमेशा यहाँ के दुकानों में अपना अपना छोटा मोटा शॉपिंग करते हुए इतने दिनों से यह शहर बसा हुआ। तो लोगों ने इस बात को माना भी है और इसके लिए हम लोगों ने कोयला मंत्रालय को पत्राचार के माध्यम से अवगत भी कराया है। अब यह निर्णय 1-2 दिन 4 दिन में जब भी हम लोग बैठक में बैठेंगे सीएमडी साहब से, तो निश्चित ही यह प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ उनका आश्वासन हम सबों को प्राप्त हो। आप भाजपा जिलाध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ पर, अभी प्रदेश समिति सदस्य भी हैं। आप ही के पार्टी के जिलाध्यक्ष, वर्तमान सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ मिल करके कोयला मंत्री से मिल के आते हैं और 24 सूत्री मांग पत्र देते हैं और तमाम मुद्दों पर चर्चाएँ करते हैं। आपकी तरफ से भी आपके करीबी रह चुके जो रामनगर वैसी पूर्व विधायक, आपके मन के संरक्षक हैं, ये भी वहाँ गए, कोयला मंत्री से मिल के आए, मगर आपकी तरफ से मात्र 3 मांगे उन्होंने रखी। एक कि भवनों पर
ब्याज मिले, दूसरा 50 डिसमिल पर नौकरी, और तीसरा निगम क्षेत्र में बसाना। तो पार्टी लाइन पे उठ करके अगर सभी आप लोग स्थानीय नेता एक ही पार्टी के एक सुर होकर चलेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये विस्थापन और आसान हो जाएगा? देखिए क्या है, यह लोकतंत्र है और इसमें सभी व्यक्ति को अपने विचार रखने की आज़ादी होती है। जहाँ तक मंच अलग होना एक अलग बात है, मेरा ऐसा मानना है कि मंच के उसमें शामिल लोग भी, अधिकांश लोग कुछ कुछ बातों पर सहमत भी रहते हैं। जहाँ तक पूर्व विधायक की आपने बात किया रामलल्लू वैस जी की, तो रामलल्लू वैस जी का मैं समझता हूँ कि इस विस्थापन से संबंधित कितने आवश्यक बिंदु हो सकते हैं उनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। उन्होंने जैसे परिसंपत्ति पर ब्याज की बात किया, यह बहुत दिनों से विचाराधीन चल रहा है। अभी एक पत्र जानकारी में आया था कि परिसंपत्ति पर ब्याज देने के लिए हमें कितना एनसीएल को इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसकी जानकारी एनसीएल से मंगाई। अगर परिसंपत्ति पर ब्याज मिल जाता है तो यहाँ के स्थानीय जनता को और अधिकतम लाभ की ओर अग्रसर हो जाते हैं। 50 डिसमिल नौकरी की जो उन्होंने बात उठाया है, 50 डिसमिल की नौकरी चूँकि यह शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर कोई कृषि क्षेत्र कम है, तो अगर शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के पास 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, 22 डिसमिल, 25 डिसमिल, यही लगभग लोगों के पास में जमीन है, तो इतनी ज़मीनों पर 2 एकड़ वाले डिसेंडिंग आर्डर अगर उसको लागू किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति को नौकरी ले पाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो उन्होंने एक उचित मांग किया है कि 50 डिसमिल पे नौकरी को प्रोवाइड किया जाए और इसमें संशोधन करके, क्योंकि यह एक आबादी से भरा हुआ क्षेत्र है। पुनर्वास मंच के 24 सूत्री मांगों के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि एनसीएल प्रबंधन ने 24 सूत्री मांगों को में से शायद 20-21 मांगों को एक नकार दिया। एक यहाँ की एक जनता होने के नाते मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि हम सब लोग को मांग भी वैसी ही रखनी चाहिए जो मांग हम सब लोग मनवा सकें। अगर मांग हमारी कुछ भी नाजायज़ होगी तो आने वाले समय में हम सभी को निराशा के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। वही तो मेरा प्रश्न था कि आप लोग जितने भी पार्टी लाइन के लोग जुड़े हुए हैं उन सबको मिल करके एक मत एक राय होकर के एनसीएल प्रबंधन से आगे वार्ता करनी चाहिए। क्योंकि ये पार्टी लाइन की बात नहीं है, भाजपा पार्टी में सब लोग एक होकर के काम करते हैं। ये अब एक विस्थापन से जुड़ा हुआ विषय है और विस्थापन में किसी के अपने विचार हो सकते हैं। मेरी ऐसी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने क्या मांग को रखा है, 24 सूत्री मांग को रखा है कि क्या मांग रखा है, लेकिन इसके लिए जब कोयला राज्य मंत्री आए थे तो माननीय जिलाध्यक्ष के उपस्थिति में भी हम सभी की बात हुई थी और बात होने के बाद उन्होंने भी इस बात को कहा था कि अगर कुछ बिंदुओं पर हम सब लोग ध्यान दे दें तो यहाँ से जो भी नगरवासियों को जिस तरह की यहाँ पर एक युवापोह की स्थिति बनी हुई है, उस युवापोह की स्थिति समाप्त हो सकती है। तो ऐसा मेरा मानना है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जिलाध्यक्ष हमसे अलग हैं या प्रदेश उपाध्यक्ष जी अलग हैं। हम सब लोग मतलब विचारधारा से एक हैं। हो सकता है कि कोई उनके राजनीतिक दौरे में उसे दिल्ली में मतलब कि कोयला मंत्रालय से उन्होंने मिला हो और कोयला मंत्रालय से मिलने के बाद हो सकता है 24 सूत्री मांगों को ही दिया हो। तो 24 सूत्री मांगों को दिया है तो उसका शायद जवाब भी सांसद जी ने भी मांगा था, तो सांसद जी को भी जवाब कोयला मंत्रालय से आया है कि हम इसको लारेट के जो भी नियम के तहत हम इसको जो है पालन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसमें आने वाले समय में क्या क्या मांग पूरी होती है यह तो अभी गर्त में है कि हम कौन सी मांगों को पूरा करा पाएंगे, कौन सी मांगों को नहीं पूरा करा पाएंगे। लेकिन सिंगरौली विस्थापन मंच इस बात के लिए हमेशा प्रयास किया है कि छोटे छोटे मुद्दे और
व्यक्ति के लिए, जो कि आने वाले समय में हमको जब ये मुआवजा की ओर जाएंगे तो छोटी छोटी बातें हम सबों को जो परेशानी देंगी, उस बिंदुओं को तब तक हम लोगों ने क्लियर करने का प्रयास किया कि उनसे कुछ जवाब हमको पॉजिटिव मिल सके। वैसे बिंदुओं का जवाब लेकर के आम जनमानस को यह बताने का भी प्रयास किया गया है कि हमें इस तरह के कागज़ चाहिए, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, ऐसे चीज़ों में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसे चीज़ों में हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ तक बसाहट स्थल की बात है, तो बसाहट स्थल में जो बसाहट स्थल से ही इस सिंगरौली विस्थापन मंच और पुनर्स्थापना मंच की शुरुआत हुई थी। सीएमडी साहब के पास में हम सबों ने यह बात भी रखा है कि हमें कोई बसाहट स्थल हमारा चयनित स्थल न माने। हम बसाहट स्थल जो आप देंगे, पहला मेरा प्रयास था कि नगर निगम क्षेत्र में गढ़न के पास में मुख्यालय के नज़दीक हो, वह 43 नंबर वार्ड हो, 44 नंबर वार्ड हो, 45 नंबर वार्ड हो, 42 नंबर वार्ड हो, ऐसे किसी भी वार्ड में जहाँ पर आबादी हमारी बस सकती है वहाँ पर बसाहट दिया जाए। और माननीय सांसद जी ने भी यह बोला कि अगर कुछ ऐसा मैं प्रयास करता हूँ कि अगर कोई जगह होगी तो हम लोग गढ़न के मुख्यालय के नज़दीक आप लोग को बसाहट देंगे। लेकिन आज तक उस बसाहट के स्थल पर चर्चाएं होती है, लेकिन चर्चा कोई भी असली जामा किसी के द्वारा नहीं पहनाया जाता। हम लोग का यह प्रयास है कि अगर आपको जंगल में बसाना है तो जंगल में बसने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको मुख्यालय कम से कम आप हमारे बगल में बनाएं, ताकि हम सबों को यह लगे कि आने वाले समय में हम देर से ही सही, लेकिन देर से हमारा यह सिंगरौली शहर विकसित हो जाएगा। तो इस विकसित होने के लिए जो आवश्यक कदम है उसके लिए मुख्यालय आपका पास होना अति आवश्यक है। अगर मुख्यालय होता है तो वहाँ पर सारी सुविधाएं, चूँकि आप अपने कर्मचारियों को देंगे, आप हमें भी देने के लिए बाध्य हैं। जब आप अपने कर्मचारियों को देंगे, उसी सुविधाओं में से हम सबों को भी लाभ मिलता है। तो यह बातें सिंगरौली विस्थापन मंच के द्वारा लगातार रखी जा रही हैं, लेकिन इधर में कुछ दिनों से एनसीएल प्रबंधन में कुछ ऐसी घटनाक्रम भ्रष्टाचार के आरोप में जो सीबीआई की रेड पड़ी, आपको क्या लग रहा है कि उस कारण से ये जो विस्थापन का पूरा एक प्रक्रिया है इसमें कहीं पूरी स्थिरता आई है? निश्चित ही उसमें कुछ न कुछ स्थिरता और आई है, इसलिए कि जिस फ्रिक्वेंट वे में मंचों के द्वारा मीटिंग लिए जा रहे थे ऊपर के अधिकारियों के द्वारा, उसमें कुछ न कुछ कमी आई। तो हम सबों ने भी यह माना कि यह एक सामूहिक एक घटना हुई है और इसको 10-15 दिन में के लिए फ्री छोड़ दिया गया और 10-15 दिन बाद हम लोग ये प्रयास करेंगे। कल ही मैं एक उच्च अधिकारी से मेरी टेलीफोनिक वार्ता हुई है, तो 4 दिन में हम सब लोग समय लेकर के फिर से इस बात को रखने वाले हैं कि हमें कब तक ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है, कब तक हमें बसाहट स्थल क्लियर किया जा रहा है, हमारे भवन का मूल्यांकन किस दर से किया जा रहा है, जो कि अभी एक जानकारी में आया है कि 11,235 रुपये का रेट जो PWD के द्वारा दिया गया, उस रेट को इन लोगों ने बेस रेट माना। हमारा यह मानना है कि आप ऑल इंडिया के तहत आप जो है इसका अधिग्रहण ले रहे हैं, तो अगर आप अपने DSR के जो रेट हैं उस DSR के रेट पर आप भवन का मूल्यांकन कराएं, और अगर भवन का मूल्यांकन उस रेट पर अगर आपकी कराने की बाध्यता नहीं है कि आप नहीं करा सकते, तो PWD का एक PWD भवन से उचित रेट मंगाया जाए। आज की डेट में हमको मकान बनाने में क्या लगता है, किसी के फर्निश्ड मकान है, उस फर्निश्ड मकान में आपके उसके कास्ट एडिशनल कास्ट का आप क्या SOR रेट लोगों को दे रहे हैं, इस बात की जानकारी आपके द्वारा स्पष्ट किया जाए ताकि हम सब लोग आम जनता को बता सकें। हम लोग ने कोयला राज्य मंत्री जी से भी बात किया था कि साहब यहाँ पर किसी भी तरह के विस्थापन की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की। मेरा एक पर्सनल सवाल है, हर चीज़ आप ही क्यों बताएंगे? सेक्शन 11 लगने के बाद ये चीज़ों को एनसीएल के सुपुर्द कर दिया गया है, कुछ तो वो आगे आके बोले। देखिए क्या है, आपने मुझसे बात किया, मैंने अपना जवाब दिया। नहीं एक बात, लेकिन जहाँ तक एनसीएल प्रबंधन की बात, कि एनसीएल प्रबंधन इस बात का जवाब चूँकि मीडिया के सामने में आकर के देना चाहिए।
आम जनता की बैठक करके बैठक लेना चाहिए। इसकी भी चर्चा अभी 15 दिन पहले सीएमडी साहब से हुई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम 15-20 दिन के अंदर हम जो भी बातें आप रख रहे हैं हम इसको इसी सेट में करके हम बहुत जल्दी इसको प्रकाशित करने वाले हैं। लेकिन ये गोलमाल बातों से हम सब लोग तब तक कुछ नहीं कर पाते जब तक कि आप, जैसे आपका प्रश्न जाए, चूँकि आप लोग के अंदर भी उत्सुकता है, यहाँ के स्थानीय जनता में भी उत्सुकता है, कोई हमें मीडिया वाला मिलता है तो हम लोग जवाब देना शुरू करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी बातों से बंध के भी नहीं रहना चाहते, इसलिए कि कल के दिन एनसीएल प्रबंधन क्या करेगा। इसलिए हमारा यह प्रयास है। नहीं, आप तो मान लीजिए कुछ अगर अलग करता है तो आप तो बोले हो कि भाई हम तो जनता को साथ लेकर के उसके विरोध मोर्चा खोलेंगे, इस चीज़ के लिए तो आप तो मोर्चा के लिए, आंदोलन के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, लेकिन करना तो एनसीएल को। अगर एनसीएल प्रबंधन अपनी जो है डिक्टेटरशिप दिखाते हुए कोई तरह का अगर इस तरह की फतवा जारी कर देता कि हम यही चीज़ देंगे तो हमारे पास लड़ाई के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं। नहीं, बात सही है। हम भी अपना सवाल नहीं उठता है, हमसे भी जो लोगों के सवाल जो हमारे पास आते हैं वही हम उठाते हैं। ऐसे लोगों को कुछ ये सवाल है कि यहाँ करीब 4000 व्यापारी हैं जिनकी दुकानें हैं, इनके लिए क्या सोचा जा रहा है कि मुख्यालय के नज़दीक में ही उन्हें कम से कम दुकानें आवंटित करके दी जाए? देखिए, मुख्यालय के नज़दीक शॉपिंग सेंटर भी बनाने की बात की गई है, जहाँ पर बसाहट स्थल है वहाँ पर भी शॉपिंग सेंटर बनाने की बात की गई है, लेकिन सारे बिंदुओं के जवाब यहीं आकर के रुक जाते हैं कि अगर एनसीएल प्रबंधन के द्वारा जिस दिन यह बातें आम जनमानस के सामने में रख दी जाएगी तो यह ऑथेंटिसिटी एक हो जाएगी कि आज एनसीएल ने यह बताया कि हम एनसीएल मुख्यालय में इतने दुकान बनाएंगे। हम लोगों ने यह भी बात रखी थी कि अभी आज नापी चल रही है, नापी के समय में कितने दुकानदार यहाँ पर हैं इसको चिन्हित करा लिया जाए, चूँकि आपको फिर से यह प्रक्रिया न करनी पड़े। तो ये दुकानदार कितने होंगे, कितने लोगों की बसाहट दुकानों में दे पाएंगे आप, यह सारी चर्चाएं हुई। अब मैं आपको क्या बताऊं, इसकी जितने बिंदु पर आपके अंदर जेहन में प्रश्न आते हैं इसको हम सब लोग लगातार इस विषय को रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे बिंदु, एक प्रश्न और भी है, जैसे कि दुकानदारों की आप बात बोले, ये एक प्रक्रिया तो दोबारा करनी पड़ेगी जब इसको नापी कर ले रहे हैं, उसमें ये तो कहीं मेंशन नहीं है कि आपको मुआवजा चाहिए या ज़मीन चाहिए, उसके लिए एक बार दोबारा एक तरह का सर्वे हुआ। ऐसा है कि इस नापी की प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई तो उस समय में यह बात किया गया कि इस मुद्दे को भी जोड़ दिया जाए, लेकिन चूंकि वन टाइम सेटलमेंट का अमाउंट तय नहीं होता है। आज तक सीएमडी साहब के द्वारा 25 लाख रुपए से एक दूसरे मंच की मीटिंग में 10 लाख रुपए की बात आई, जिसको भी उस बात को भी उन्होंने सिरे से नकार दिया कि हमने ऐसी बात कोई नहीं की। तो जब तक सेटलमेंट अमाउंट अगर उस नापी में अगर कोई व्यक्ति से पूछा जाए कि आप पैसा लेंगे और कि आप मकान लेंगे, तो हमें पहले इस बात को क्लियर करना होगा कि आप मकान कहाँ पर बसाहट कहाँ दे रहे हैं, बसाहट का ब्लूप्रिंट जारी करना होगा, और अगर पैसा दे रहे हैं तो कितना पैसा दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा अगर ट्रिक लगा दिया जाए उस ट्रिक से वो आगे चल कर के ये कहने लग जाए कि इतने 80% लोग यहाँ के पैसा मांग रहे हैं या 80% लोग बसाहट मांग रहे हैं। वही मेरा सवाल है, दोबारा इसके लिए एक सर्वे होगा क्या छोटा सा? जैसा कि उन्होंने ये कहा कि हम इसके लिए फिर से एक कराएंगे, अगर हम वन टाइम सेटलमेंट की ओर जाते हैं या बसाहट की ओर जाते हैं या बसाहट के कोई बिंदु जैसे डिस्प्यूटेड बिंदु हैं कि भाई भलुगढ़, पड़ताली या और कोई जगह या नगर निगम क्षेत्र की मांग हो रही है, तो हम ऐसी जगह के लिए अपना पब्लिक से ओपिनियन लेंगे कि क्या मतलब कि हमको सूट कर रहा है। तो ऐसा उन्होंने यह बात रखी और दोनों मंचों के सामने में बात रखी कि हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि हम कोई ना कोई 1 महीना भले हमारा समय लगेगा, लेकिन हम सब लोगों से यस कराएंगे। अब वो कब कराएंगे ये तो उनकी प्रक्रिया ही बता सकती है। अगर इस समय में नापी के समय में हो गया होता
और यह राशि हमारी तय हो गई होती कि वन टाइम सेटलमेंट की राशि 25 लाख रुपए दे रहे हैं या इस जगह पर बसाहट दे रहे हैं और बसाहट का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया होता, तो जनता को ट्रिक लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती कि भाई हमें सारी सुविधा युक्त जगह मिल रही है तो हम प्लाट लेंगे, अगर हमको नहीं अच्छा लग रहा है तो हम पैसा लेंगे। इसलिए इस विषय को रोका गया कि आप ऐसे क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको प्लाट बता देगा, पैसा बता देगा, कल के दिन आप कर देंगे प्लाट के बदले हम 1,37,000 रुपये देंगे। 1,37,000 रुपये से तो कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही पैसे का निजी व्यक्ति होगा, जिसको आवश्यकता होगी, वही 1,37,000 रुपये लेगा। 1,37,000 रुपये लेकर के कौन आदमी प्लाट करना चाहेगा? आज के समय में किसी भी जगह पर 5.5 डिसमिल का प्लाट 1,37,000 रुपये का मिल ही नहीं रहा, तो 1,37,000 रुपये का उनके द्वारा प्लाट की कीमत बताइए। हम सबों ने इस बात के लिए प्रयास किया था कि अगर इसमें आप आज की डेट में ट्रिक लगाएंगे तो हमारी आपत्ति, अगर आप इसको भविष्य में फिर से अगर आपको कोई योजना हो, अगर योजना आपकी है, आप जैसा बता रहे हैं कि हमारी योजना है, तो अगर योजना है तो हम सब लोग सहमत हैं, आप अपना नापी करा लें, लेकिन आप प्लाट और पैसे की बात जब करनी होगी तो आपको फिर से एक मार्केट सर्वे आपको लेना पड़ेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ वीरेंद्र गोयल जी, जिन्होंने विस्थापन के विषय में कई सारी चीज़ों पे प्रकाश डाला। आगे एमसीएल के साथ जो बैठक होने वाली है उसमें संभवतः कई चीज़ें और सामने निकल के आएंगी। नापी तो हो रही है, मगर नापी के साथ आगे एक ब्लूप्रिंट, वो लोगों के मन में अभी तक सवाल बना हुआ है कि एमसीएल अपना ब्लूप्रिंट कब जाएगा। 2 CMD भोला सिंह आगे चले गए, जिस समय ब्लूप्रिंट की बात शुरू हुई थी, उनके कार्यकाल को भी करीब 8 महीने बीत गए। इतना समय तो कोई आर्किटेक्ट अच्छी बिल्डिंग इमारत खड़ी करने में नहीं लगाता है, मगर क्योंकि सरकारी काम है ये अपने स्तर पर चल रहा है। देखते हैं आगे कब एमसीएल ब्लूप्रिंट जारी करता है और विस्थापन किस रूप में।